कुछ लोग सोच रहे हैं कि ईरान वॉर का असर सिर्फ एलपीजी तक लिमिटेड है। अभी तक हम लोग सिर्फ ऑयल की बात कर रहे थे, गैस की बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल की बात कर ले रहे थे, लेकिन असली क्राइसिस अब आने वाली है और वो है फूड क्राइसिस। और ये कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। Escalating tensions in West Asia have effectively paralyzed the shipping through the Strait of Hormuz, disrupting nearly 1/3 of the world's fertilizer trade. भारत के ज्यादातर यूरिया प्लांट सिर्फ 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। इफ्को के 2 प्लांट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और एक 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। और इसके अलावा हरियाणा, गुजरात, झारखंड और यूपी में भी ये क्राइसिस साफ देखी जा रही है। India, the second largest fertilizer consumer, is impacted. It buys nearly 40% of its urea and phosphate-based fertilizers from the Middle East. ब्लूमबर्ग ने 4 मार्च को ही वार्निंग दे दी थी कि इफ्को जैसे टॉप प्रोड्यूसर्स आउटपुट को कम कर रहे हैं और अगर डिसरप्शन लंबा चला तो फुल शटडाउन पॉसिबल है, और वो एक हफ्ते के अंदर सच हो गया है। फर्टिलाइजर कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूरिया, अमोनिया, सल्फर, फॉस्फेट, ये सब चीजें जो हमारे खाने को उगाती हैं, ये सब बढ़ रही हैं। यूरिया के प्राइसेस सिर्फ एक हफ्ते में 35% से बढ़ चुके हैं और सारे के सारे लोग बिजी हैं ऑयल प्राइसेस को ट्रैक करने में। कोई भी सल्फर सप्लाई चेन को देख ही नहीं रहा है जो एकदम से कोलैप्स कर जा रही है। एक डिसरप्शन आ रहा है जिससे हर इंडस्ट्री हिट होगी। फार्मिंग, टेक, फार्मा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब के सब पे हिट आएगा। और ऐसा ही कुछ सीन हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर 2022 में, और अब एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस बार हालत उससे कई गुना ज्यादा खराब हो सकती है। मतलब हमारे ग्रोसरी के बिल्स बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं ये फर्टिलाइजर क्राइसिस कहां से आ रही है, भारत पर इसका क्या असर होगा और दुनिया भर में क्या हो रहा है, और क्या हम सच में फूड शॉर्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं इस फर्टिलाइजर क्राइसिस की। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं फर्टिलाइजर एक अलग चीज है और ऑयल एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। अब स्पेसिफिकली अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है यूरिया। और यूरिया बनता कैसे है? हैबर-बॉश प्रोसेस से। नेचुरल गैस से अमोनिया बनता है और इस अमोनिया से यूरिया बनता है। यूरिया एक फर्टिलाइजर है जिससे खाना उगता है, यानी कि इस प्रोसेस से 4 बिलियन लोगों के पेट में खाना पहुंचता है, यानी कि आधी दुनिया इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब पूरी दुनिया का आधा यूरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, वही 21 माइल का रास्ता जो ईरान ने इस टाइम पे ब्लॉक कर रखा है। कतार का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट ऑलरेडी बंद हो चुका है और इसीलिए यूरिया के प्राइसेस सिर्फ एक हफ्ते में 35% से बढ़ चुके हैं। और यूरिया के बाद नंबर आता है एक उससे भी जरूरी केमिकल का। अभी सब लोग ऑयल प्राइसेस देख के पैनिक कर रहे हैं, लेकिन असली क्राइसिस इस केमिकल में शुरू हो रही है जिसका नाम है सल्फर, और इस पर अभी किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जब क्रूड ऑयल रिफाइनरीज बंद होती हैं तो वहां पर सिर्फ पेट्रोल डीजल बनना बंद नहीं होता है, वो सल्फर बनाना भी बंद कर देती हैं। सल्फर क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का एक बाई प्रोडक्ट है। अरामको और रिलायंस दुनिया के 2 सबसे बड़े सल्फर प्रोड्यूसर हैं, और सऊदी के अंदर अरामको की रिफाइनरी इस टाइम पे बंद पड़ी है। यूएई की रुवैस रिफाइनरी ऑफलाइन हो चुकी है और भारत में क्रूड ऑयल पहुंचना कम हो गया है। मतलब सल्फर का प्रोडक्शन एक साथ कोलैप्स कर रहा है। और ये सल्फर भी फर्टिलाइजर्स में यूज होता है जिससे हमारा खाना उगता है। सल्फर एक्चुअली रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन में भी जाता है, जो हमारे फोन में है, ईवीज में है और चिप्स में है। सल्फर केमिकल्स और फार्मा सेक्टर में भी यूज होता है। दुनिया का 47% सल्फर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अब देख लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 49% यूरिया जाता है, 27% अमोनिया जाता है, 24% फॉस्फेट फर्टिलाइजर जाता है, और ये सारे रिस्क में है। और उसका फुल स्केल इंपैक्ट कितना सीरियस होने वाला है ये अभी तक ठीक से किसी को अंदाजा भी नहीं है। फार्मर्स को फर्टिलाइजर अगर नहीं मिलेगा तो क्रॉप्स फेल होने लगेंगी, फूड प्राइसेस एक्सप्लोड कर जाएंगे, सेमीकंडक्टर फैब्स को क्रिटिकल केमिकल्स नहीं मिलेंगे, चिप शॉर्टेज वापस आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में डायरेक्ट हिट पड़ेगा। इससे सिर्फ सप्लाई चेन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि एक मेल्ट डाउन शुरू हो जाएगा, और ज्यादातर लोगों को तब पता चलेगा जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भारत, ब्राजील और यूएस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर्स का इंपोर्टर है, और हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है पर्शियन गल्फ रीजन पर। अब यहाँ पे एक और फैक्ट है जो सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि भारत अपना 87% यूरिया जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन यूरिया बनता है अमोनिया से, और अमोनिया बनता है नेचुरल गैस से। यूरिया बनाने की कॉस्ट का 70 से 80% सिर्फ नेचुरल गैस होती है। मतलब बिना गैस आए यूरिया नहीं बन सकता है। भारत की डोमेस्टिक गैस सप्लाई यूरिया प्लांट्स की जरूरत पूरी नहीं करती है, इसीलिए हम इस गैस को इंपोर्ट करते हैं। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से भारत के अंदर बनने वाला यूरिया का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, और यही हो रहा है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के कुछ यूरिया प्लांट्स में प्रोडक्शन कट शुरू हो गया है। जीएनएफसी को गेल से गैस एलोकेशन 60% तक कट कर दिया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, मतलब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो इन्होंने वॉइड कर दिए और अब ये सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। गेल और आईओसी कस्टमर्स पे सप्लाई कट लगा रहे हैं। गेल और जीएसपीसी के एलएनजी टेंडर
टेंडर्स अनअवॉर्डेड गए क्योंकि मार्केट में इमीडिएटली अवेलेबल फ्यूल की शॉर्टेज है। कुछ यूरिया के प्लांट्स ऑलरेडी बंद हो रहे हैं और अगर एक बार ये प्लांट बंद हो जाए तो वो तुरंत रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं है। ये एक प्लांट को रीस्टार्ट होने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। तो अगर एलएनजी सप्लाई तुरंत वापस भी आ जाती है तब भी हमें यूरिया प्रोडक्शन शुरू करने में 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। और इन सब के अलावा प्रॉब्लम आती है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की। भारत अपना 60% डीएपी इंपोर्ट करता है। ये सब मोस्टली सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट से आता है। ये पर्शियन गल्फ के वही बड़े बड़े कमर्शियल पोर्ट हैं जहां पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है और वो कंप्लीटली बंद पड़े हैं। हालत ऐसी आ चुकी है कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि भारत अब चाइना से भी यूरिया मांग रहा है और चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले ही रशिया से ऑयल हम अमेरिका की परमिशन से ले रहे थे, अब फर्टिलाइजर के लिए भी चाइना के आगे हाथ फैला रहे हैं। ये है हमारी एनर्जी सोवरेनिटी का हाल आज के दिन। इसके अलावा पोटाश की डिपेंडेंसी भी एक अलग लेवल पे है। भारत के पास कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल पोटाश रिजर्व्स है ही नहीं, ये सारा का सारा हम इंपोर्ट करते हैं। अब पोटाश वॉर से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, लेकिन फ्रेट कॉस्ट और शिपिंग इंश्योरेंस और कार्गो टाइमिंग ये सब अगर इंपैक्ट होता है तो पोटाश की भी कॉस्ट बढ़ सकती है। अब सवाल ये है, क्या हम इस क्राइसिस में ऑलरेडी जा चुके हैं? तो उसका जवाब है नहीं, लेकिन इसके अर्ली साइंस दिखने शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट के पास अभी तो स्टॉक ये अवेलेबल है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है टाइमिंग पे। खरीफ की बुआई जून में पेस पकड़ती है और बुआई के टाइम पे लगता है डीएपी, यूरिया बाद में लगता है टॉप ड्रेसिंग के तौर पे। तो इसका मतलब मार्च में खेतों के अंदर फर्टिलाइजर सीधे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्रिटिकल स्टॉकिंग और प्लानिंग विंडो है। अगर शॉर्टेज मई या जून तक जाती है तो एक कंफर्टेबल स्टोरी एक बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकती है। फार्मर्स बहुत ही गलत टाइम पे बहुत गंदी तरह से हिट हो जाएंगे। और भारत के अंदर फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट है 1,70,000 करोड़ रुपए। ये नंबर वॉर से पहले ही बहुत टाइट लग रहा था और अब ग्लोबल प्राइसेस स्पाइक होने के बाद से सबसे पहला हिट गवर्नमेंट के सब्सिडी बिल को होगा। फिर ये इंपोर्टर्स की वर्किंग कैपिटल को खा जाएगा, फिर फर्टिलाइजर बनाने वालों के मार्जिन खत्म हो जाएंगे। भारत को इस वॉर की वजह से 20 से 25% फर्टिलाइजर सप्लाई का रिस्क है और इस पे लोगों की रोजी रोटी टिकी है, क्योंकि भारत में आज भी 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। अगर फर्टिलाइजर नहीं मिला तो खरीफ सीजन बर्बाद हो सकता है, फसल कम पैदा होगी तो खाने के प्राइसेस अनाप शनाप रूप से बढ़ने लगेंगे। ऊपर से ये सब कुछ तब हो रहा है जब अप्रैल में 5 जगह पे इलेक्शन है, असम, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी। और गवर्नमेंट को पता है कि इलेक्शन के टाइम पर फार्मर के गुस्से से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं हो सकता है और गवर्नमेंट फार्मर्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रीमियम प्राइसेस पर भी फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने को तैयार हो सकती है। लेकिन प्रीमियम पे बाई करना मतलब सब्सिडी बिल का एक्सप्लोजन हो जाना है और वो कॉस्ट अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉर्म में हम पे ही आएगी। मतलब अन्नदाता को सब्सिडी देने के लिए टैक्स पेयर को निचोड़ा जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं पैरानॉइड हो रहा हूं और ये माइनर इशू है, तो दुनिया भर में इस पे क्या बात चल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वार्न करा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिसरप्शन से एनर्जी, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस इन सब की कॉस्ट एक्सप्लोड कर रही है। ये कोविड-19 और यूक्रेन वॉर जैसा शॉक है। अब अमीर देशों में तो क्या होगा, फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन गरीब देशों में खाने की कमी हो जाएगी और लोग भूख से मरेंगे क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसा देना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सूडान और सोमालिया जैसे देश में फर्टिलाइजर शॉर्टेज से भूखमरी की हालत पैदा होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से इजिप्ट से यूरिया एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सीआरयू का सेंट्रल अजम्पशन ये है कि मेजर शिपिंग डिसरप्शन अगले 3 से 4 हफ्ते तो चलेगा और इसी टाइम पर मोस्टली हर जगह पर फसल लगाई जाती है। ब्राजील के एक्सपोर्टर्स ने नो बिड कर दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स में से एक ने हाथ ऑलरेडी खड़े कर दिए हैं। यूएसए में यूरिया इंपोर्ट के प्राइसेस 1 महीने में 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने ट्रंप को लेटर लिखा है और उसने बोला है कि ये प्रोडक्शन शॉक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन सकता है। कार्नेगी एंडाउमेंट ने लिखा है कि इवन इफ ईरान वॉर रुक जाए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट रिस्टार्ट करने में हफ्तों का समय लगेगा। ऑयल के लिए तो यूएसए के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, लेकिन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। 2022 में भी यही हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस स्पाइक हम होने लगे थे। यूरिया $900 पर टन पे टच कर गया था। तब कीनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में फर्टिलाइजर यूज गिरा था और फसलें कम पैदा हुई थी। श्रीलंका ने तो 2021 में ही सिंथेटिक फर्टिलाइजर को बैन कर दिया था। इसीलिए 2022 के शॉक ने उनके पूरे देश की फूड सिक्योरिटी को तबाह कर दिया था और ये दोबारा से फिर होने वाला है। अभी यूरिया प्राइसेस $540 से $675 पर टन के अराउंड चल रहे हैं। 2022 जितना नहीं पहुंचा है, लेकिन ये धीरे धीरे उसी की करीब बढ़ता जा रहा है। अगर डिसरप्शन मई तक भी चला तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और तब तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का प्लांटिंग सीजन मिस हो जाएगा। जो एनर्जी मार्केट्स हैं वहां पर रिजर्व रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रहता है, तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ग्लोबल फूड सिस्टम के पास इतने थिन बफर्स हैं कि एक लंबे डिसरप्शन से ये पूरा कोलैप्स कर सकता है। और फर्टिलाइजर शॉक का एक और प्रॉब्लम है कि उसका जो असर है तुरंत नहीं दिखाई देता है। पेट्रोल प्राइसेस पर असर अगले दिन से दिखाई दे जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स की कमी से अगर फसल पे इंपैक्ट हो रहा है, ये देखने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और इसीलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स फ्यूल प्राइसेस पर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर क्राइसिस को
अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ फार्मिंग की बात नहीं है, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन की बात हो रही है। ऑयल और गैस से नैप्था, इथेन और प्रोपेन बनता है और इनसे बनते हैं एथिलीन, प्रोपिलीन और मेथनॉल, जिससे प्लास्टिक बनती है, सिंथेटिक रबर बनता है, इंडस्ट्रियल केमिकल बनते हैं और फिर ये सब मिलकर बनाते हैं पैकेजिंग, व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, फार्मास्यूटिकल। जब ऑयल मार्केट डिसरप्ट होती है तो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन पे इसका असर पड़ता है और एलपीजी शॉर्टेज के थ्रू आप इसका ट्रेलर ऑलरेडी देख चुके हो। तो मोटा मोटा अगर समझा जाए तो ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, जहां से दुनिया का आधा यूरिया, 47% सल्फर, 33% फर्टिलाइजर और 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। भारत में यूरिया प्लांट बंद हो रहे हैं, गैस एलोकेशन कट हो रहा है, भारत चाइना से यूरिया मांग रहा है, खरीफ सीजन जून में आने वाला है और अगर तब तक सप्लाई रिस्टोर नहीं हुई तो फार्मर्स हिट होने लगेंगे, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, सब्सिडी बिल बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। मोदी जी तो कोविड तक की याद दिला रहे हैं और उधर ट्रम्प बैठ के मजे ले रहा है, लेकिन ग्राउंड पे एक क्राइसिस चल रही है। इस वॉर ने एक कैन ऑफ वर्म्स खोल दिए हैं और ये वॉर अब हमारे किचन तक सीधे पहुंच चुकी है और ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है और ये मैं सब आपको आके बताता रहूंगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।